हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के दो मजेदार सेक्शन को फिनिश करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को समाप्त करने वाले हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो आपके जो मैथ और बायोलॉजी का पेपर है उसमें तो बहुत ज्यादा गैप है। यानी हिंदी के बाद यूं समझिए कि महीने के लास्ट डेट पर आपका पेपर बायोलॉजी या फिर मैथ वालों का है, लेकिन उसके बाद महज एक दिन का वक्त है, एक दिन के बाद इंग्लिश लगा दिया है। ऐसे में इंग्लिश ज्यादा तकलीफ देने वाली है। इसलिए बच्चों, जितना आप प्रिपरेशन मैथ और बायोलॉजी वाले करेंगे उतना ज्यादा अपने को फोकस इंग्लिश पर भी करना है, क्योंकि इंग्लिश में जो सेक्शन सी होगा और सेक्शन बी, ये दोनों ऐसे सेक्शन है कि पूरा दारोमदार इन्हीं पे है। दोनों में मिलाकर पूरे 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम 2 से 3 वीडियो के माध्यम से बच्चों लगभग 10 आपके ये आर्टिकल जो है ना उनको निपटाएंगे और लगभग 6 से 7 लेटर भी हम देख लेंगे। ठीक है, ताकि बाहर से आने का कोई भी संभावना ही ना बने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे जो सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में तो अनसीन पैसेज होता है, सेक्शन बी में बच्चों जो पहला क्वेश्चन होगा वो कि राइट एन आर्टिकल ऑन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, कह रहा कि 100 से 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा। और ये टॉपिक बच्चों पूरे 10 नंबर में पूछा जाएगा। पूरे 10 नंबर का ये टॉपिक होगा। ठीक है, आर्टिकल वाला। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे भी रटना नहीं है, चाहे वो लेटर हो चाहे वो आर्टिकल हो। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, दोनों 10-10 नंबर के आते हैं बच्चों, और इसको रटकर नहीं तैयार कर सकते। पूरी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, रट्टा मार करके आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते हो। इंग्लिश समझने वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप रटकर बिल्कुल भी नहीं तैयार कर सकते। अदर सब्जेक्ट में थोड़ा रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें रटने वाली क्या चीजें हैं, नहीं रट सकते हो। कितना रटोगे भाई? कभी कभार ऐसा होता है कि आप चाहे जितना पढ़ के जाओ, ऐसा टॉपिक आ जाता है कि एकदम से सोचोगे भाई रटा रटाया नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। इसलिए समझना है कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है वो जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल को। तो आपके यहां पर जैसे 3 टॉपिक दिए रहेंगे एग्जाम में भी बच्चों, और आपको तीनों में से कोई एक टॉपिक करना है। जैसे दे सकता है कि भाई रोल ऑफ मदर इन फैमिली, ठीक, यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, या फिर राइजिंग प्राइसेस एज अ बर्निंग प्रॉब्लम। ये 3 टॉपिक हैं और हम तीनों को देखेंगे एक ही फ्रेम में, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सबको बच्चों। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली। एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यहां पे प्रयोग किया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं एक ही बार में। ठीक है, एकदम साधारण तरीके से लिखा है बच्चों और बहुत ही ज्यादा आसान है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से अगर आप मिलाओगे ना तो एकदम से अलग, एकदम सरल भाषा में ये आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें होता है कि भाई इसमें 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है बच्चों। 100 से 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 120 130 हो जाए बहुत है, 150 के अंदर रहिए, 150 तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत ना, ज्यादा मत लिखिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे बच्चों कि वुमेन इज अ गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन द अर्थ। देखिए वुमेन का मतलब यहाँ पे नारी अर्थात औरत, इज द गॉड्स, भाई गॉड्स का मतलब क्या है? ईश्वर की मोस्ट सबसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर, क्रिएशन का मतलब रचना, ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर। जो नारी है वो ईश्वर, इस पृथ्वी पर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। नारी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। कहां पर? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तो नारी पृथ्वी पर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पर जो भी रचनाएं हैं उसमें ईश्वर ने जो रचना किया है नारी की अर्थात औरत की, तो वो सबसे खूबसूरत, ठीक, यानी सबसे सुंदर रचना है। आगे है कि इन शॉर्ट, अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो एवरीथिंग गुड इन दिस, कह रहा है कि वर्ड कम्स फ्रॉम वुमेन। अगर हम थोड़े शब्दों में बोलें तो प्रत्येक चीजें क्या है, वो औरत के माध्यम से ही या नारी से ही क्या है, मिलती है या आती है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि वोमेन प्लेस ऑलमोस्ट एवरी रोल विथ परफेक्शन, कि वोमेन प्लेस यानी वोमेन जो नारी है वो खेलती है ऑलमोस्ट मतलब का लगभग एवरी यानी प्रत्येक रोल माने रोल को विथ परफेक्शन मतलब बहुत ही शानदार तरीके से, परफेक्टली का मतलब बहुत ही ठीक तरीके से। तो कह रहा है कि जो नारी होती है वो हर एक रोल को बखूबी क्या करती है, खेलती है, यानी हर एक रोल को बखूबी अदा करती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन विच मदर्स रोल इज यूनिक, कि जिसमें से मां का रोल सबसे क्या है, सबसे अद्भुत है, अद्वितीय है, यानी सबसे यूनिक है, अलग है। भाई कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि नारी हर किसी रोल को बखूबी अदा करती है, चाहे वो मां के रूप में रहे, चाहे वो बेटी के रूप में रहे, चाहे बहन के रूप में रहे, मतलब हर किसी रोल में नारी का एक अहम रोल होता है, मतलब वो एक परफेक्टली उस रोल को अदा करती है। जिसमें से कह रहा है कि जो मां का रोल है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, यूनिक है। आगे लिखेंगे बच्चों कि मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यानी मां इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड का मतलब इस संसार में, यूनिक यानी अद्भुत है, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, एज अ लिविंग मतलब जीवंत, गॉडेस मानी लक्ष्मी के। तो कह रहा है बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें यह बोल रहा है कि मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड इन द लाइफ ऑफ एवरीवन एज अ लिविंग गॉडेस, कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में मां क्या होती है, एक जीवंत देवी का रूप होती है। कह रहा है कि इस संसार में किसी भी जीवन मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में मां क्या होती है, एक जीवंत गॉडेस यानी लक्ष्मी का रूप होती है। ठीक है, यानी मां का जो दर्जा है वो लक्ष्मी है। आगे कह रहा है कि हु ऑलवेज, जो सदैव, टेक्स ऑल द पेन यानी जो सभी दर्द को क्या करती है, ले लेती है, ऑफ हर चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड अपने बच्चों के। ठीक, जो अपने बच्चों के हर पीड़ा को यानी हर दर्द को क्या करती है, सहन कर लेती है। एंड गिव्स, कह रहा है कि लव्स एंड केयर, और क्या करती है, प्यार और देख रेख करती है। सी इज वन, वह ऐसी औरत मतलब वह ऐसी होती है कि हु स्पेंड, जो व्यतीत करती है, हर स्लीपलेस नाइट यानी बिना सोई हुई रातें, ड्यूरिंग माने के दौरान, आवर सिकनेस यानी हमारी बीमारी में, ठीक है, और एंड अदर बैड डेज और बुरे दिनों में। तो कह रहा है कि सी इज वन, सी इज ए वन, कह रहा है तो मतलब वह का मतलब कौन, मां के बारे में कह रहा है, अर्थात मां ऐसी होती है जो हमारे बुरे दिनों में, ठीक है ना, कह रहा ना कि भाई अवर सिकनेस हमारी बीमारी में, एंड अदर बैड डेज और अन्य बुरे दिनों में, अर्थात मां वो चीज होती है, वह होती है जो हमारी बीमारी में और हमारे बुरे दिनों में क्या करती है, अपने नींद को त्याग देती है, यानी बिना सोए रातें गुजार देती है। कह रहा ना कि स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट, यानी बिना सोई हुई, स्पेंड माने व्यतीत कर देती है हर स्लीपलेस नाइट यानी बिना सोई हुई रातें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई मां तो वो होती है जो हमारी बीमारी में और हमारे बुरे दिनों में बिना सोए हुई पूरी रातें गुजार देती हैं। आगे है बच्चों कि सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी प्रथम टीचर होती है। हु टीचर्स, जो पढ़ाती हैं या मतलब बताती हैं, अस माने हमको, एट द एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक पहलू को, मतलब जो मां होती है वो हमारी पहली टीचर होती है जो हमें जीवन के हर एक पहलू यानी हर एक स्टेप को सिखाती है। और मदर टीचर्स यानी मां बताती है अस टू ऑलवेज, मतलब हमको, टू ऑलवेज सदैव, बी इन डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, यानी मां हमको सदैव अनुशासन में रहना सिखाती है। और कह रहा है कि बिहेव इन द वेल मैनर, और अच्छे व्यवहार करना सिखाती है। कह रहा है कि विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप इन द हाउस पीस, कह रहा कि मतलब यहां पे पीस होगा, पीस कैन नॉट बी। देखिए कह रहा है कि विदाउट ए प्लेस फॉर वर्शिप, अगर जैसे घर में कोई पूजा स्थल ना हो, विदाउट मतलब के बिना, ए प्लेस फॉर वर्शिप यानी पूजा स्थल। तो कह रहा है कि घर में बिना पूजा स्थल के, जैसे कह रहा है कि घर में शांति नहीं हो सकती। भाई जिस घर में पूजा स्थल रहेगा तो वहां पर शांत माहौल रहता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि बिना मतलब जैसे कह रहा है कि जिस प्रकार बिना मतलब बिना घर में पूजा स्थल के शांति नहीं होती है, उसी तरह कह रहा द सेम वे, मतलब ठीक उसी तरीके से विदाउट मदर यानी बिना मां के, होम डज नॉट सेम लाइक अ होम, यानी घर घर नहीं होता है। यानी कह रहा है कि जिस प्रकार अगर घर में पूजा घर ना हो,
यानी पूजा स्थल ना हो तो घर में शांति नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार अगर घर में मां नहीं है तो यूं समझिएगा कि घर घर नहीं होता है, ठीक है ना, वो बस एक डिब्बा रहेगा जब तक मां घर में नहीं है। आप कहीं भी घूमने जाओ, बाहर से आते हो, सबसे पहले आपके मुंह से जो आवाज निकलती है कि मां कहाँ है, यही बोलते ना कि अम्मा कहाँ है। भाई जिसकी जो लैंग्वेज है, अम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ठीक, तो जो भी मम्मा कहाँ है, माता जी कहाँ है, तो जो जिससे होता है, भले इधर उधर ही बस थोड़ी देर के लिए ही घूमने निकल जाएं, लेकिन घर पर आते हैं तो उनके मुंह से पहला शब्द यही निकलता है कि माँ कहाँ है। और जब माँ को देख लेते हैं तो भाई दिल को सुकून मिल जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि भाई बिना माँ के घर घर नहीं होता। इसीलिए बच्चों हमेशा से बोलते हैं कि माता पिता कि भाई जीवन भर सेवा करना, उनके लिए दुनिया से लड़ जाना, लेकिन उनको कभी ठोकर न मानना, और आपकी वजह से उनके आंख में आंसू ना आए, ये काम करना है आपको, ठीक है ना। भाई आपका जीवन उन्हीं से तो है, नहीं तो आपका क्या अस्तित्व, आप क्या है, कुछ भी नहीं है। आगे कह रहे बच्चों, सी इज द ओनली पर्सन, वो केवल एक मतलब वह अकेले एक ऐसी पर्सन होती है हु मेंटेन्स मतलब जो मेंटेन करती है ऑल द सिस्टम मतलब सिस्टम को एंड डिसिप्लिन अनुशासन को इन द फैमिली मतलब परिवार में। वो इकलौती ऐसी होती है जो परिवार को मेंटेन करती है और घर में सारे क्रियाकलाप और अनुशासन को भी बनाए रखती है ना। मतलब पूरी देखा होगा कि माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, भाई खाना बनाना, उसके बाद घर के काम करना, खेत के काम करना, जानवर है वो चीज करना, और आपके लिए आप स्कूल कोचिंग जा रहे हैं तो आपके लिए खाना बनाना, कुछ भी मतलब आपके कपड़े धुलना। तो कहने का मतलब पूरी जिम्मेदारी वो अपने सर पर अकेले उठा करके चलते हैं, अपने सर पर लेकर के पूरी जिम्मेदारी चलती हैं। तो ये बच्चों आप मां पर इस तरह से आप एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से अगर आप लिखेंगे, ठीक, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो यकीनन आपको फुल मार्क मिलेंगे। और इससे आसान आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए बच्चों, आपको मिलेगा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, बस लिख करके अपने से बिना देखे रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी अगला जो टॉपिक है, हमने 3 टॉपिक बताए हैं बच्चों, तीनों को करवा दे रहे हैं, डोंट वरी। आपको कहीं भटकना नहीं कि हाँ यहां से वो देखो वहां से वो देखो, एक ही वीडियो में मिलेगा। यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, जो आज की जो यूथ है यानी युवा पीढ़ी है, कह रहा है कि इसका जो देखिए नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास में इसका क्या योगदान है, अर्थात जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, विकास में इसका मतलब क्या रोल है, ठीक है। चलिए लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए भाई आज की जो युवा पीढ़ी है क्या कर सकती है, देश के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी चाहिए, उनका बिहेव कैसा होना चाहिए, मतलब बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक। ये सब बातें क्या है, वही तो एक देश मतलब वही तो देश को आगे ले जाने के लिए क्या है, जरूरी होती है। कहते हैं भाई आज की जो युवा पीढ़ी है, आज जैसे आप हैं तो आप ही तो देश के भविष्य हैं। कल को कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई भाई डिफेंस में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो मतलब हर किसी का अपना अपना एक क्षेत्र होगा और सभी देश की सेवा में लगे होंगे। तो यही चीज कह रहा है कि भाई यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट की विकास मतलब जो राष्ट्र के विकास में युवा पीढ़ी है उनकी क्या भूमिका होती है वो चीज। चलिए बच्चों कैसे लिखेंगे कि इंडिया बिकम फ्री ऑन, कह रहा है कि अगस्त 15, 1947। देखिए कह रहा है बबुआ कि जो भारत है वो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आजाद हो गया। यंग मैन यानी जो युवा व्यक्ति होते हैं, हैड प्लेड यानी उन्होंने खेला था ए ग्रेट पार्ट इन द विनिंग फ्रीडम, कि जो युवा वर्ग हैं, कह रहा है कि यंग मैन ये जो युवा हैं, हैड प्लेड यानी खेला था, ए ग्रेट पार्ट मतलब एक अहम रोल इन विनिंग मतलब जीत में, देखिए विनिंग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। कह रहा है कि जो युवा थे तो इस स्वतंत्रता में मतलब युवा का स्वतंत्रता में बहुत अहम रोल था, ठीक है। उस समय भी बहुत सारे ऐसे देखा होगा कि फ्रीडम फाइटर मतलब जैसे हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीर जवान जिन्होंने मतलब अगर हम बात करें जो शहीद हो गए, उनकी उम्र क्या थी, कुछ भी तो नहीं थी। जैसे अगर हम भगत सिंह देखें, लाला लाजपत राय देखें, मंगल सिंह पांडे देखें, ठीक है। तो अगर इनको देखें जैसे तो इनकी जैसे चंद्रशेखर आजाद, तो इनकी एज क्या थी, कुछ भी नहीं थी, ना के बराबर थी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वृद्ध हो गए थे, एकदम बूढ़ा हो गए थे, नहीं, ये उस समय यूथ ही थे। तो वही कह रहा है कि भाई यंग मैन हैड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, कि जो युवा पीढ़ी है उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में, यानी उनका स्वतंत्रता में क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। आगे कह रहा है कि नाउ स्टूडेंट्स हैव अ ड्यूटी, अब स्टूडेंटों मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, अब जो छात्र हैं, लाइक दैट, जो आप है ना, आपकी ये ड्यूटी है क्या करना, टू अपलिफ्ट मतलब ऊपर ले जाना या उठाना, द कंट्री मतलब देश को, आफ्टर फ्रीडम माने स्वतंत्रता के बाद। अब क्या है, अब छात्रों का ये कर्तव्य है कि देश को मतलब इसको क्या करें कि अब मतलब यहां कहा गया भाई, हाँ, नाउ स्टूडेंट हैव अ ड्यूटी, कि अब छात्रों का यह कर्तव्य है टू अपलिफ्ट द कंट्री आफ्टर फ्रीडम, कि देश को स्वतंत्रता के बाद देश को क्या करें, ऊपर ले जाएं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों की स्टूडेंट ऑफ टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, कि आज के ये जो छात्र हैं, स्टूडेंट ऑफ टुडे मतलब आज के जो छात्र हैं, आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, यही कल के भविष्य हैं। आज की जो ये छात्र हैं यही कल के भविष्य हैं। आगे लिखेंगे कि दे विल बी द फ्यूचर जजेस, कह रहा है कि वो भविष्य में कोई भाई जज होगा, कोई वर्कर्स होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एंड लेजिस्लेटर, तो कोई लेजिस्लेटर होगा। ठीक है, ये सब होंगे। आगे लिखेंगे कि टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, कह रहा है कि परफेक्ट सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, कि जो स्टूडेंट है उनको क्या है, कठिन मतलब देखिए, स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड एंड सिंसियरली, मतलब उन्हें मतलब कठिनता से, देखिए हार्ड का मतलब क्या है, मेहनत करना होगा, और साथ ही साथ उनको ईमानदारी से, ठीक है, उनको ईमानदारी पूर्वक और मेहनत के साथ क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। वही चीज बोल रहा है कि टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड एंड सिंसियरली, कि छात्रों को मतलब मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। आगे कह रहा है कि दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन पॉलिटिक्स, ठीक है, कि उनको पॉलिटिक्स में मतलब बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। तो देखिए यहां वेस्ट का मतलब क्या है, व्यर्थ, ठीक है ना, वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ। दे शुड नॉट वेस्ट, यानी उनको नहीं गंवाना चाहिए, यानी जो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में। आगे लिखेंगे कि डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, अनुशासन क्या है, जीवन का एक अहम मतलब एक अहम पहलू होता है। ठीक, कह रहा है कि डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, कि डिसिप्लिन हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे लिखेंगे बच्चों की गुड हेल्थ इज आल्सो वेरी नेसेसरी, कि जो अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, इज आल्सो वेरी नेसेसरी, कि अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे लिखेंगे बच्चों कि स्टूडेंट शुड बी हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी, मतलब स्टूडेंट को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। विदाउट गुड हेल्थ, यानी बिना अच्छे ठीक स्वास्थ्य के, अवर फ्यूचर सिटीजन, हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं, कह रहा है कि विल बिकम वीक, वो कमजोर हो जाएंगे। भाई बिना अच्छे स्वास्थ्य के जो हमारे ये भविष्य के, यानी जो भावी भविष्य के, कहने का मतलब ये है कि भाई आने वाले समय का मतलब जो भावी नागरिक हैं वो क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि द कंट्री मतलब देश, देन कैन नॉट प्रोग्रेस, तब ये जो देश है वो तरक्की नहीं कर सकता है। भाई अगर वो कमजोर हो जाएंगे, स्वास्थ्य उनका खराब हो जाएगा, पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे, तो कहां से काम करेंगे। इसलिए वही चीज कह रहा है कि स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी जाकर के क्या है, देश प्रोग्रेस कर सकता है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा देख लेते हैं। हो गया बच्चों, इसी में थोड़ा और सा पार्ट है, थोड़ा पार्ट और है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखेंगे कि बाय डूइंग सोशल सर्विस, की जो सामाजिक सेवा है, सोशल सर्विस का मतलब समाज सेवा, बाय डूइंग सोशल सर्विस यानी समाज सेवा करके स्टूडेंट में कम टू इन द कॉन्टेक्ट विथ कॉमन मैन, कि समाज सेवा के द्वारा जो स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, सामान्य लोगों के संपर्क में आ सकते हैं।
कह रहा है कि भाई अगर सोशल सर्विस करेंगे, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इससे क्या है, वो मतलब कॉमन मैन यानी साधारण जो आम आदमी होते हैं, आम नागरिक, तो आम नागरिक के संपर्क में आ सकेंगे। आगे लिखेंगे बच्चों की दे विल नो देयर प्रॉब्लम्स, वे उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। फिर आगे लिखेंगे कि फॉर दिस, इसके लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाइंड टाइम, इसके लिए स्टूडेंट को क्या है, समय निकालना होगा। फॉर सोशल सर्विस यानी समाज सेवा के लिए, आफ्टर स्टडी हावर्स यानी घंटों घंटों पढ़ाई करने के बाद। कह रहा है कि भाई फॉर दिस यानी ऐसा करने के लिए, ऐसा का मतलब क्या, समाज सेवा करने के लिए स्टूडेंट को क्या कह रहा है कि स्टूडेंट को भाई पढ़ाई के बाद, ठीक है, पढ़ाई के बाद सोशल सर्विस के लिए समय निकालना होगा। आगे है कि मतलब स्टूडेंट्स शुड गो द नियर बाई विलेज, देखिए कह रहा है कि द स्टूडेंट्स मतलब छात्रों को शुड गो जाना चाहिए, ठीक है, द नियर बाई विलेजेस यानी पास के गांवों में, दे कैन टीच देम, वे उनको पढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, वे क्या कर सकते हैं, उन सब का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है बच्चों, जो विलेजर्स होते हैं, गांव के लोगों के बारे में। तो वही कह रहा है कि वो उनके को अनुशासन बता सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि दे कैन एक्सप्लेन, वे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, देम द एविल्स मतलब बुराइयों के बारे में, ऑफ सोसाइटी यानी समाज की, वे कह रहा है कि उनको समाज में फैली बुराइयों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी व्याख्या कर सकते हैं। आगे फिर लिखना है आपका जो लास्ट होता है पॉइंट, आपको हेडिंग नहीं बनाना है, आर्टिकल में ऐसे ही लिखना है, याद रखना, ठीक। लिखेंगे कि आफ्टर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बाद, द स्टूडेंट्स हैव सो मेनी ड्यूटीज टू डू, ये कह रहा है कि आफ्टर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बाद, द स्टूडेंट्स यानी छात्रों के हैव सो मेनी ड्यूटीज टू डू, करने के लिए बहुत सारे क्या है, कर्तव्य है, मतलब बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे, ड्यूटी का मतलब क्या है, वही चीज कार्य, ठीक। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री मतलब कह रहा है कि देश का जो भविष्य है, विल बी सेफ यानी सेफ रहेगा, इन द राइट हैंड्स मतलब सही हाथों में, ऑफ द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के, कह रहा है कि जो देश का भविष्य है वो स्टूडेंट के ठीक हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। सो माने इसलिए, दे शुड बी, कह रहा है कि दे शुड बी ड्यूटीफुल, इसलिए उनको क्या है, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। कह रहा है कि फिर उसके बाद डिसिप्लिन्ड अनुशासित रहना होगा, और सिंसियर, देखिए सिंसियर का मतलब क्या, ईमानदारी बरतनी होगी, एंड हार्ड वर्किंग, और उनको क्या है, कठिन परिश्रमी होना होगा यानी कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा आर्टिकल लिख सकते हैं यूथ के प्रति, कि मतलब रोल क्या होता है यूथ का कंट्री में, ठीक। तो इस तरीके से अपने को लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है बच्चों, बस एक बार दो बार आपको लिख करके ठीक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी ये 10 नंबर वाले टॉपिक हैं, 2-4 नंबर के होते तो कोई बात नहीं थी, 1-2 नंबर के तो है नहीं कि छोड़ दो काम हो जाएगा, नहीं, पूरे 10 नंबर का होता है, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे, अगला जो है, देखिए हमने 3 लिखा है और तीनों बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, इसी तरह से 2-3 हम और करवा देंगे, परेशान मत रहिए उसके लिए। देखिए अब तीसरा है कि राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती हुई कीमतें, जिसको बोलते हैं महंगाई, जिसको क्या बोलते हैं कि महंगाई। अब महंगाई पर हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, तो महंगाई पर लिखेंगे कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज, जैसे हिंदी में होता है ना, हिंदी में लिखते हैं रसगुल्लों, तो हिंदी में जो लिखेंगे वही थोड़ा बना बनाकर अनुवाद आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस यानी जो बढ़ती कीमतें या महंगाई, इज बिकमिंग मतलब होती जा रही है, एन एक्यूट मतलब गंभीर, प्रॉब्लम माने समस्या, दीज डेज इन दिनों, कि जो महंगाई है इन दिनों एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो कौन सा कठिन वर्ड है, कुछ भी तो नहीं है, तो लिखेंगे बच्चों राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग, राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग, देखिए कह रहा है एन एक्यूट प्रॉब्लम मतलब एक गंभीर समस्या बनती जा रही, दीस डेज इन दिनों। आगे लिखेंगे कि वन हैज टू लिव,
मतलब किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए कह रहा है कि देखिए वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी हाथ और पांव मारना पड़ रहा है। यानी अब किसी भी व्यक्ति को यहां पर रहना है तो वो हाथ पांव मारना पड़ रहा है। हाथ पांव मारने का मतलब वो छटपटा रहा है, काम धंधे कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कैसे भी गुजारा चल जाए। तो वही कह रहा है बच्चों की वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए हाथ पांव मारना पड़ रहा है। कह रहा है इट हैज फोर्स्ड, यानी इसने देखिए फोर्स किया है, यानी प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा फोर्स किया है। मतलब कह रहा है इट हैज फोर्स्ड पीपुल टू लिव, यानी लोगों को जीने के लिए मिजरेबल या मिसरेबल लाइफ का मतलब एक दयनीय स्थिति। कह रहा है कि इसने लोगों को एक दयनीय स्थिति जीने के लिए क्या किया है, मजबूर कर दिया है। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति है महंगाई के मार से दिन पे दिन दबता चला जा रहा है, जिसके घर में कोई सोर्सेज नहीं है इनकम का, तो यूं समझिए वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। तो वही कह रहा है कि भाई इसने इट हैज फोर्स्ड पीपुल, इसने लोगों को मजबूर कर दिया है टू लिव, यानी जीने के लिए मिजरेबल लाइफ, यानी एक दयनीय जीवन। इसने लोगों को एक दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे लिखेंगे कि नेसेसिटीज का मतलब आवश्यकता की वस्तुएं। नेसेसिटीज इज कह रहा है कि देखिए नेसेसिटीज कहां गया भाई, इज नहीं होगा, नेसेसिटीज है ना, नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बेची जा रही हैं एट अ ग्रेट प्राइस, यानी महंगे दाम पर, यानी बड़ी कीमतों पर। ठीक, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो बड़ी कीमतों पर बेची जा रही हैं। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर यानी कॉमन मैन आम आदमी पर पड़ रहा है ना। कि द हार्डेस्ट हिट का मतलब होता है बच्चों मतलब बुरा प्रभाव पड़ना यहाँ पे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इज द कॉमन मैन, यानी आम लोग या आम नागरिक या सामान्य व्यक्ति, कुछ भी कह लें। तो भाई इसका सीधा असर क्या है, सबसे ज्यादा इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। आगे लिखेंगे कि ड्यू टू प्राइस राइज, यानी महंगाई के कारण देखिए कह रहा है कि परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, यानी जो आवश्यक वस्तुओं की जो खरीदारी है, ठीक, लाइक मतलब जैसे पल्स यानी दाल, राइस यानी चावल, शुगर मतलब चीनी, मेडिसिन मतलब दवाएं, ETC इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, ये सभी क्या है अब किसी भी व्यक्ति के जेब से बहुत मतलब जेब की पहुंच से बहुत दूर है। कहने का मतलब यह है कि महंगाई के कारण, देखिए ड्यू टू का मतलब के दौरान या के कारण समझिएगा आप, ड्यू टू प्राइस राइज यानी महंगाई के कारण द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स मतलब आवश्यक वस्तुएं, यानी जो डेली यूसेज हम मतलब डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी जैसे दाल, चावल, चीनी, दवाएं, ये सभी के सभी कह रहा है इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी किसी भी व्यक्ति के क्या है अब जेब खर्च से बहुत ही दूर है, यानी अब उनका जेब क्या है इन खर्चों को नहीं उठा सकता है। आगे लिखेंगे बच्चों की नॉट ओनली दिस, ना केवल यही, ठीक, अभी मतलब यही नहीं, अभी और सुनिए क्या है कि गैस प्राइसेस, गैस के दाम, क्रूड ऑयल्स मतलब ये है ना क्रूड ऑयल प्राइसेस यानी कच्चे तेल के दाम, डीजल और पेट्रोल, डीजल अथवा पेट्रोल के दाम आर आल्सो राइजिंग मतलब बढ़ रहे हैं, हाई यानी ऊपर, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, मतलब कह रहा है कि यही नहीं बल्कि गैस के दाम, कच्चे तेल के दाम, डीजल अथवा पेट्रोल के दाम भी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे लिखेंगे कि वन ऑफ द मेन केस, इसका सबसे मतलब वन ऑफ द मेन केस यानी प्रमुख कारण रिगार्डिंग राइजेस मतलब महंगाई बढ़ने का इज द पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि है। कह रहा है कि वन ऑफ द मेन केस मतलब इनमें से एक प्रमुख कारण जो है वो कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई बढ़ने का वो क्या है, तो वो है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि। तो महंगाई बढ़ने का एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जनसंख्या में वृद्धि। आगे लिखा है बच्चों कि वी हैव ओवर 140 करोड़ लिविंग इन इंडिया, कि भाई कह रहा है कि हम अर्थात इस समय जो भारत में अगर हम बात कर लें कुल आबादी कितना है 140 करोड़, लगभग इससे ज्यादा ही होगी, ठीक। तो 140 करोड़ के करीब आबादी है इंडिया में, ठीक। हैंस माने इसलिए देयर इज ए हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है भाई क्या है, सामान एक है, खाने वाले पता चले हजारों हैं, तो कैसे होगा उस चीज को हर किसी तक कैसे। अभी जैसे भाई हम जॉब की बात कर लें,
अभी आपने देखा होगा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्या हुआ, एक सीट के लिए वैसे भी 8-10 हजार लोग पहले से ही बैठे थे और उसके बाद भाई जो कुछ हुआ अब तो हम कहेंगे ही नहीं, है ना। तो समझ सकते हैं कि बच्चों आज के समय में जॉब लेना एक शेर के, भूखे शेर के मुंह से कोई निवाला छीनना, यानी उससे हड्डी या कहते हैं ना कि मांस छीनने के बराबर है। इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसके बाद भी क्या से क्या हो रहा है देखते देखते। तो वही कह रहा है बच्चों, वो चीज कह रहा है कि हेंस देयर इज ए हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट है यानी उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आगे लिखेंगे कि पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। कह रहा है कि पुअर पीपल यानी गरीब लोग कैन हैव ओनली लिमिटेड, उनके पास केवल लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में ही क्या है आवश्यकता की वस्तुएं हैं। यहां पर देखिए कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज का मतलब वही होता है कि मतलब अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं बच्चों कि रोज इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं, ठीक है वो। तो आज के समय में गरीब के पास केवल सीमित मात्रा में ही आवश्यक वस्तुएं अब बची हुई हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, हाँ, ए सिंगल सैलरी यानी एक सिंगल जो सैलरी है यानी नौकरी है इज नॉट एनफ, एनफ नहीं है टू रन हाउस होल्ड यानी घर चलाने के लिए। आज के समय में घर में एक सिंगल नौकरी भी है तो वो भी पर्याप्त नहीं है घर का खर्च चलाने के लिए। तो जरा सोचो जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है वो अपना परिवार कैसे चला रहा है, ठीक है। तो ये सब महंगाई की मार है बच्चों। तो वही चीज बोल रहा है कि भाई एक सिंगल सैलरी भी घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड, जो गरीब लोग हैं वो डेली का खाना तक नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड यानी उनको क्या है सख्त जरूरत है ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी उनको क्या है जो आर्थिक मदद। कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है ना, टू द पुअर मतलब गरीब लोग। तो जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक मदद की इस समय सख्त जरूरत है। सो माने इसलिए द गवर्नमेंट यानी सरकार को शुड टेक मतलब शुड टेक यानी लेना चाहिए सूटेबल एक्शन मतलब कोई मतलब एक्शन इन दिस डायरेक्शन इस दिशा में। तो भाई सरकार को कोई ना कोई मतलब ऐसा कोई ठीक है जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि इससे मतलब इस महंगाई की मार से बचा जा सके। हालांकि भाई ये महंगाई खत्म होने वाली है नहीं, ठीक। बहुत सारे मतलब कार्यक्रम भी स्टार्ट किए गए हैं लेकिन फिर भी क्या है पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई तो ऐसे भी खत्म नहीं होने वाली है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया। तो ये राइजिंग प्राइसेस पर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप राइजिंग प्राइसेस पर लिखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों आपका सेक्शन बी ही अभी चल रहा है, 3 हमने आर्टिकल निपटा दिया। अब सेक्शन बी जो होगा ये भी 10 नंबर का मतलब सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, ये भी पूरे 10 नंबर वाला होगा। यानी इसमें होगा क्या, तो इसमें आपका क्या होता है लेटर, ठीक। इसमें आपका लेटर होता है और लेटर में भी अगर हम बात करें बच्चों तो लेटर में भी आपका 2 ऑप्शन रहेगा भाई, एक मतलब 2 रहेंगे अथवा में करके आपको एक करना होगा। जैसे पहला है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि डीएम साहब को एक लेटर लिखना है और आपके इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती के लिए क्या करना है पत्र लिखना है। 2023 में भी क्वेश्चन ये पूछा था, बशर्ते जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां पर एक दे दिया था मतलब यहां पर एक एडिटर टू न्यूज़पेपर दे दिया था। तो मैटर सेम है, अभी हम आपको बता देते हैं कि सेम कैसे होता है। ये पिछले 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक। कभी यहाँ पे हमने बताया ना एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर दे देता है, तो कभी यहाँ पर दे देता है बच्चों मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कभी यहाँ पर मेयर, ऐसे ऐसे करके घुमाता है लगभग, लेकिन एक ही तरीके से सब लिखते हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अथवा में दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, ये अपने मतलब प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है और उन्हें फ्री स्टूडेंटशिप यानी निःशुल्क छात्रवृत्ति हेतु क्या करना है
उसमें पत्र लिखना है, ताकि वो क्या है भाई अपनी स्टडी भविष्य में भी जारी रख सके। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर सप्लाई के लिए, सॉरी वाटर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। वाटर सप्लाई भी आता है, हाई राइज वाटर टैक्स भी आता है। ठीक, तो कैसे लिखते हैं बच्चों, तरीका जानिए, क्योंकि ये 10 नंबर का टॉपिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों सेंडर एड्रेस। ठीक, सेंडर एड्रेस, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है डेट, और उसके बाद ठीक है, और यहां पर होता है डेट के बाद, ठीक, डेट के बाद होता है तीसरा, भाई जगह नहीं है इधर, रिसीवर एड्रेस। ठीक, रिसीवर एड्रेस। अब ये 3 टॉपिक होता है, मतलब 3 होता है आपका। फिर उसके बाद मेन कंटेंट होता है। अब इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। अब लेटर में ये अब खास बात हो गई है कि आप थोड़ा भी आधा अधूरा लिखकर छोड़कर चले जाते हो, तब भी आपको कम से कम 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चों, आपको लिखना होगा सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस सबसे पहले, यानी यहां पर सबसे पहले लिखना है भेजने वाले का पता। ठीक, लेटर लिखने का जो तरीका, भेजने वाले का पता। तो जैसे भाई भेजा कहां जा रहा है, यहां पर हमने लिख दिया है कि सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज। भेजने वाले के बाद आपको ब्लैंक लाइन यानी एक लाइन छोड़ देना है। यहां पर तो भाई जगह की कमी की वजह से हमने इसको एकदम मिला दिया है, लेकिन आपको पेपर में एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे बच्चों डेट, फिर उसके बाद हमने क्या बताया, डेट यानी तारीख। तो यहां पर देख सकते हैं हमने एक लाइन, आपको एक लाइन छोड़ना है, तब डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन फिर छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे, तो यहां पर प्राप्त करने वाले का पता, रिसीवर एड्रेस। ठीक, यानी जो प्राप्त करेगा आपके लेटर को, रिसीव करेगा। तो रिसीवर एड्रेस भाई कौन रिसीव कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को आप लिख रहे हो। फिर उसके बाद लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, विषय क्या है, क्या विषय है, किसको पत्र लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो भाई, तो किसको लिख रहे हो, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन विषय क्या है, तो विषय है कि आपके इलाके में बिजली की कटौती हो रही है, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये चीज, अब यहां से सुनिएगा, अगर आपने इतना भी लिख दिया ना, आपने कंटेंट नहीं लिखा, तब यहां तब पर भी आपको 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये नया फॉर्मेट है, अब तरीका चेंज हो चुका है। अगर इतना भी लिख दिया जो ये लिखा, अभी इसमें कुछ भी तो नहीं किया, अब इतना तो कोई भी बच्चा कर सकता है कि भाई यहां पर लिख देगा सेंडर एड्रेस, फिर डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ते जाना है बच्चों, फिर उसके बाद प्राप्त करने वाले का पता, वो तो सब अपने को यहीं पर मिलेगा। फिर सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा मेन सब्जेक्ट क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बारे में है। इतना लिख देंगे 2 से 3 नंबर। लेकिन हमें 2 से 3 नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल मार्क, हमें चाहिए फुल मार्क। हम 2 से 3 नंबर का है, ले हमको पूरा चाहिए ना। फिर यहां पर डियर सर या मैडम कुछ भी लिखेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद नीचे अपना कंटेंट होगा, नीचे किस तरह से लिखेंगे, देखिए एकदम सिंपल, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, लिखेंगे आई एम रेसिडेंट ऑफ ए सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज सुंदरवन कॉलोनी, मतलब मैं सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज का एक निवासी हूं या रहने वाला हूं। आगे लिखेंगे कि बच्चों आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं यू टू, यानी आपको सो दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम माने समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बार बार हो रही कटौती। ठीक, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबार, ठीक, ब्रेकडाउन यानी कटौती, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई के, इन आवर लोकेलिटी हमारे इलाके में। कह रहा है कि मैं अपने इलाके में या हमारे इलाके में हो रही बार बार बिजली की कटौती को आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक, यानी मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि मैं आपको अपने बिजली मतलब अपने जो इलाके में ये बिजली की समस्या है, जो बार बार कटौती हो रही, इसी समस्या को दिखाने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे बच्चों कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कि हम बहुत ही एक बुरी स्थिति में हैं, हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। आगे लिखना है कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेस, यानी बढ़ जाते हैं, इन डार्कनेस मतलब अंधेरे में। कह रहा है कि अंधेरे में सड़कों पर एक्सीडेंट यानी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे लिखेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, कि जो छात्र हैं वो ठीक तरीके से
पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जो छात्र हैं ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आई वांट मैं चाहता हूं, ठीक, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, कि आप कोई जल्द से जल्द तत्काल कोई एक्शन लीजिए, सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो जल्द से जल्द कोई क्या है प्रतिक्रिया, मतलब कोई काम इस पर करे। ठीक, इस तरीके से लिखना है। और नीचे लिखेंगे, ठीक है, नीचे सबसे नीचे लाइन जो होगी कि आई शैल बी ईगरली, मतलब उत्सुकता होता है कि मैं उत्सुकता के साथ, वेटिंग मतलब इंतजार करना, फॉर द एक्शन मतलब जो कार्य होगा, टू बी टेकन यानी लिया जाएगा। तो कह रहा है कि मैं उत्सुकता से आपके द्वारा लिए गए एक्शन का इंतजार करूंगा, यानी मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई इस पर तत्काल एक्शन लीजिए। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों एक चीज मतलब इसको गौर से सुनिएगा, अगर आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान लेते हैं, ये ना दिया, और यहां पर जैसे 2023 में पूछा था, यहां पर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर दे दिया, क्या दे दिया, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर दे दिया, ठीक, न्यूज़पेपर दे दिया, तब क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। अगर ये चीज दे दिया तो जहां पर हमने लिखा है कि आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, तो यहां पर इतना ना लिख करके आप केवल इतना लिखेंगे कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस न्यूज, बस इतना लिखना है, दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, इन योर, इतना भी ये भी लिखना है, न्यूज पेपर, मतलब इतना लिख देना है कि मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूज को अपने अखबार में छाप दें। मतलब जब कहेगा कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र, जैसे होता ना कि भाई न्यूज़पेपर के माध्यम से एक ऐड करवाते हैं तो सबको पता चलता है, तो इसमें 2023 में ऐसे ही पूछा था, 2022 में दूसरा तरीका था, तो मान लेते हैं कि फिर से अगर आ जाता है एडिटर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, तो पूरा सेम आप छापेंगे। जहां पर ये टॉपिक है, केवल इतना लिखना है बच्चों कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, कि मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को अपने अखबार पत्र में छाप दें, ताकि कोई पावर सप्लाई डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। चलिए जल्दी से आप भी छाप लीजिए इसको। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या था बच्चों, कि दूसरा था कि भाई हमें क्या करना है, फ्री स्टूडेंटशिप के लिए, ठीक, एप्लीकेशन लिखना है। अब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है आप बखूबी जानते हैं, ठीक। लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। जब भी आप टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, मतलब जैसे प्रिंसिपल के लिए, तो वही फॉर्मेट होता है कि टू द प्रिंसिपल करके, ठीक है, इसी तरीके से होता है ये फॉर्मेट, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो यहां पर है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये भी 2021 में, 22 में, 23 में लगातार आया था, क्योंकि ये जो कंप्लेन वाला लेटर होता है और उसके बाद आपका जो दूसरा होता है, हमने बताया कि एक कंप्लेन और दूसरा ऑफिशियल, ये लेटर बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि टू द प्रिंसिपल, अब यहां पर ABC कॉलेज प्रयागराज, या यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं भाई, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, कॉलेज लिख सकते हैं, भगत सिंह कॉलेज लिख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद कॉलेज, कुछ भी ऐसे भाई किसी वीर पुरुष का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो भाई विषय हमारा है एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप, यानी छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा। अब डियर सर यहां पर लिखेंगे कैसे बच्चों, बहुत सिंपल है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं, और आई पास्ड 11th क्लास फ्रॉम दिस ईयर, मतलब कॉलेज लास्ट ईयर, कि मैंने लास्ट ईयर, ठीक, मैंने कह रहा है कि मैंने आपके ही कॉलेज से पिछले साल 11वीं की परीक्षा पास की है, ठीक, यानी मैंने आपके ही कॉलेज से पिछले साल 11वीं की परीक्षा पास की है। फिर आगे लिखेंगे कि आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज इन दिस कॉलेज, मैं चाहता हूं कीप, देखिए जारी रखना हो, कीप रेगुलर का मतलब नियमित जारी रखना चाहता हूं, माई स्टडी यानी अपनी
स्टडी को या अपनी पढ़ाई को इन दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज में, कि मैं इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूं, बट माई फादर्स लो इनकम, लेकिन मेरे पिताजी की जो लो इनकम है, ठीक, जो न्यूनतम आय है, डज नॉट एलो इट, ये अनुमति नहीं देती है। यानी मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पिताजी की जो लो इनकम है ये अब अनुमति नहीं दे रही कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों की आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मैं यहां देखिए आई वुड लाइक, मैं देखिए आई वुड लाइक यानी मैं पसंद करूंगा, मेंशन मतलब जिक्र करना, मैं जिक्र करना पसंद करूंगा, हियर यहां पर दैट, कि आई एम ए गुड स्टूडेंट, कि मैं एक अच्छा छात्र हूं, ठीक, कि मैं एक अच्छा छात्र हूं, और आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, मैं सदैव प्रथम आता था, इन प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास पिछली कक्षाओं में, मैं पिछली कक्षाओं में सदैव प्रथम आता था, आई एम अ गुड प्लेयर, कि मैं एक अच्छा प्लेयर भी हूं, एज वेल एज, कह रहा है कि एक कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, और मैं अपने कॉलेज के क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूं, मैं एक अच्छा, कह रहा है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, यहां पर है ना कि आई एम अ गुड प्लेयर, कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, ठीक, और साथ ही साथ मैं अपने कॉलेज के क्रिकेट टीम का क्या हूं, कप्तान हूं। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों कि काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंट, मतलब दया करके, ठीक, कृपया क्या करिए भाई, मुझे फ्री स्टूडेंट यानी निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, सो दैट, ताकि आई में कीप रेगुलर माई स्टडीज, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं, आई होप, यानी मुझे कह रहा आई होप नॉट ओनली, कि मुझे केवल आशा ही नहीं, बट बल्कि कह रहा है कि आल्सो इज श्योर, बल्कि मैं क्या हूं, निश्चिंत हूं, दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस विनती को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यानी मुझे ना केवल उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है, कहने का मतलब यही है कि मुझे ना केवल उम्मीद है बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे। ठीक, उसके बाद यहां पर आप योर्स ओबीडियंटली लिख देंगे बच्चों, XYZ वगैरह, और उसके बाद ठीक लिखना चाहेंगे। भाई उसमें नहीं बताया क्या, उसमें भी इस तरह से आपको नीचे लिखना होगा। ठीक है, वहां पर भी इसके पहले वाले में जो हमने बताया ना, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहां पर भी, यहां पे आप लिखेंगे, वहां पर योर्स सिंसियरली लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद XYZ याद रखना। ठीक है ना, ये चीज गलती मत करना बच्चों, उसमें नहीं बताया शायद। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो ये आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमने क्या बताया, पहला होगा आपका लेटर, ठीक, यानी पहला तो वैसे आपका आर्टिकल होता है, मतलब पहला दूसरा, तो लेटर और आर्टिकल रहेगा। ठीक, ये आपके बच्चों दोनों अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलाकर के आपके 20 नंबर के पेपर में मतलब पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए देखते हैं सेक्शन सी को। अब सेक्शन जो सी होगा, ये सेक्शन सी पूरे 25 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है सेक्शन बी वाले में। ठीक, मतलब सेक्शन सी वाले में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। चलिए देखिए, सेक्शन सी में बच्चों पूरा का पूरा ग्रामर होगा। ठीक, सेक्शन सी में पूरा क्या होगा, ग्रामर होगा, और इसमें साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, एरर वगैरह हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, नरेशन, ये सब मतलब इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, ग्रामर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज। कंट्रोवर्सी का साइनोनिम क्या है? कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। अब विवाद का साइनोनिम क्या है? साइनोनिम का मतलब होता है कि समानार्थी। ठीक, साइनोनिम का मतलब क्या है? मतलब जिसको समानार्थी बोलते हैं। ठीक, पर्यायवाची वाला होता है जो। तो यहां पर अब देखिएगा, जैसे पहला है फाइट, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है डिस्प्यूट, चौथा है रिसोल्यूशन। तो फाइट का मतलब होता है बच्चों, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, है ना, सबका अर्थ जानना जरूरी है। फाइट का मतलब होता है भाई लड़ाई, और उसके बाद एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति, ठीक है ना। डिस्प्यूट का मतलब होता है बच्चों, देखिए इसमें भी मतलब होता है विवाद, ठीक, विवाद। और रिसोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। क्या होता है? संकल्प। तो भाई हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो हमारा विकल्प हो जाएगा डिस्प्यूट। ठीक, विवाद।
ये हो जाएगा, क्योंकि साइनोनिम पूछ रहा है ना। साइनोनिम का मतलब समानार्थी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, तो और किसके मतलब विवाद, तो ये हो जाएगा डिस्प्यूट के मतलब। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा था एंटोनिम ऑफ गेन। एंटोनिम ऑफ गेन, गेन का मतलब होता है पाना। गेन का मतलब क्या है बच्चों, पाना यानी अर्जित कर देना। एंटोनिम का मतलब विलोम। तो एंटोनिम भाई गेन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपके विकल्प हैं कंडक्ट, ठीक, लॉस, यहां पे देखिए लॉस या फिर लीव या फिर डिस्ट्रक्शन। तो इसका कौन हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लीव का मतलब छोड़ देना, कंडक्ट का मतलब होता है जुड़ा होता है लगाव, और लॉस का मतलब यहाँ पे खोना। अब देखिए लीव का मतलब छोड़ना, लेकिन ये है खोना। तो भाई गेन का मतलब पाना, तो पाना का क्या होगा, खोना होगा, ना कि छोड़ देना। तो इसको लीव मत समझ लेना, ये वाला नहीं होगा बच्चों, ठीक। लॉस हो जाएगा यानी यहाँ पे खोना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन। ये क्वेश्चन एक बार और बता चुके हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक, फ्रेज मींस, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि सॉल्यूशन फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट, या फिर सोर्सेस मतलब सोर्स ऑफ ए क्वेरल, या फिर इन द कन्वर्सेशन, या फिर टू बी कामली इन अ प्लेस। तो क्या देखिए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़, ठीक। क्या होता है, झगड़े की जड़, इसका मतलब झगड़े की जड़ होता है। तो भाई इसको भी तो क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ क्वेरल का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, तो लड़ाई का स्रोत या झगड़े की जड़, इसका मतलब भी तो होता है, ठीक, झगड़े की जड़। तो इसके मतलब ही होगा झगड़े की जड़। इस भाई हिसाब से ये वाला जो विकल्प हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन जो है ना बड़े आसान होते हैं। अगर आपको याद है फटाक से लिखिए, आगे निकलिए, नहीं तो परेशान रहेंगे आप। और वैसे भी ये सारे टॉपिक 2-2 नंबर वाले हैं, बस आपको केवल एक सिंगल टिक करना है, यानी आपको तो यहाँ वहां पर नहीं टिक करना है, वहां तो आप कॉपी लिखेंगे में लिखेंगे हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और उसके बाद नंबर करके लिखेंगे, ठीक। तो बाकी तो वही हमने बताया ना कि इनमें क्या है, आपका मिनटों भाई सेकंडों और मिनटों का वक्त जाएगा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक। और 2-2 नंबर मिलते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कैन नॉट बी रीड, कि जो पढ़ा नहीं जा सकता है, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक, बताइएगा आप। इलिजिबल या विजिबल या इनविजिबल या फिर फ्रेजिबल मतलब फ्रेजिल मतलब फ्रेजियल है, क्या बोलते हैं, फ्रेजिल लिखा है, ठीक। तो बच्चों देखिए कि विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको अपठनीय बोलते हैं। तो पहला इलिजिबल भाई यही हो जाएगा, ये अपठनीय होता है, अपठनीय, ठीक। विजिबल का मतलब दिखाई देने योग्य, जो दिखाई दे देता है। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य जिसको कहते हैं। और यहाँ पे फ्रेजिल का मतलब है, तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं भंगुर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर शुक्ला इज ए एमएलए ऑफ आवर असेंबली। कह रहा है कि विच वर्ड या पार्ट इन द सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि इसमें कौन से, भाई ये जो आपका सेंटेंस दिया है बच्चों, तो कह रहा है कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, ऑफ में है कि इज में है कि ए में है या फिर अवर में है, आप बताइएगा आप लोग गलती कहां पर है बच्चों। तो यहां पर जो दिया है इज ए एमएलए, ए एमएलए नहीं होगा। अगर एमएलए आप पढ़ें एमएलए तो ए उच्चारण आ रहा है, वोवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है ना बच्चों, ए आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल यानी आपके स्वर होते हैं, और स्वर में उनके साथ हमेशा एन हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से बच्चों याद रखना गलती कहां है, ए में, ए के स्थान पे एन होना चाहिए, तो इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए, क्योंकि एमएलए बोलेंगे ए उच्चारण आ रहा है स्वर का, ठीक, याद रखना। चलिए अब उसके बाद बच्चों ये जो होगा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का, उसमें आपके नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और एक होमोफोन होगा, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू द मतलब टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सब प्रत्येक 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हमने पहले भी बता दिया है आपको भाई, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, अब क्या कहा, उसने कहा कि गॉड रूल्स
यानी गॉड रूल बनाता है एंड गवर्न्स ऑल थिंग, और प्रत्येक चीजों पर शासन भी करता है। यानी ईश्वर क्या है, ईश्वर मतलब क्या, नियम बनाता है और हर चीजों पर शासन भी करता है, यानी राज करता है। तो ये बच्चों अगर हम गौर से देखें, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो या मुहावरा हो रसगुल्लों, वो होता क्या है, ऐसे केसेस में इधर जो रिपोर्टेड मतलब स्पीच है, इधर में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो इसको लिखेंगे भाई, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब सेड को सेड ही रहने देते हैं, ही सेड, केवल कंजक्शन दैट लगेगा, बाकी दैट के बाद दैट पूरा छाप देंगे, ठीक। गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ठीक। बस हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, इसमें तो ज्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब देखिएगा बच्चों, WS से शुरुआत होती है, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब जैसे आप होता है नहीं कि मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहां पर आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव से शुरुआत हो, या फिर WS वाले से शुरुआत हो, तो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। नहीं पहचान पाते हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, अगर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, तब क्या होता है, तब यहां पर सेड या सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलते हैं, लेकिन कंजक्शन यहां इफ या वेदर करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, इफ या वेदर, ठीक। बाकी अगर WH वाले से हो तो यहां पर वही WH कंजक्शन बन जाता है, ये चीज आपको भी पता है। तो होगा क्या, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इसका हो जाएगा बच्चों ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक। ही आस्क्ड मी। अब हम देखिए WS से शुरुआत है तो यही कंजक्शन भी हो जाएगा, व्हाट। अब करता क्या है, तो भाई करता यू है इधर का, तो यहां पर आएगा यू भाई, क्योंकि कह रहा है उसने मुझसे कहा, वो मुझसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आई, ठीक। तो ये डिड बराबर हैड हो जाता है, क्योंकि ये बात प्राचीन की हो चुकी है भाई, पुरानी, ठीक। तो आई हैड, अब उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, आई व्हाट आई हैड डन यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है। ये सिंपल में बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको वहां पर दिया रहेगा बच्चों 2, ठीक, बट अपने को एनीवन कोई एक करना है, ठीक, इकलौता करना, इसलिए आसान होता है भाई। आपको तो एक करना है, वहां 2 थोड़ी ना करना है, आपके पास तो विकल्प होगा, चाहे आप पहला करें या फिर दूसरा करें, ठीक। हम तो दोनों करके बता रहे हैं, वहां पर तो विकल्प होगा आपके सामने, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये भी 2 नंबर का होगा। इसमें भी कह रहा है कि दोनों में से एनी वन, किसी एक को भाई जो कोष्टक में दिया है इसी के अकॉर्डिंग चेंज करिए। पहला है कि ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, और ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेजी से भाग नहीं सकता है। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो अगर देखिए, अगर हमने 2 से बनाना भाई, 2 से बनाया है, इसको कई बार बताया भी है, तो हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ठीक है ना। इसको कई बार इस टाइप का बनाया है बच्चों, ठीक। कि और उसके बाद सी जैसे बनाया नहीं कि सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट, ठीक, वॉक प्रॉपरली, वह ठीक तरीके से चल नहीं सकती, इतनी कमजोर है, तो उसको बनाया है। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है इस टाइप वाला। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो सी इज कह रहा है रिच, सी इज रिच, वो क्या है, अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वो खुशी नहीं है। वो अमीर है, वो खुशी नहीं है, तो इसका मतलब वो अमीर तो है लेकिन खुशी नहीं है, ठीक भाई। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा उसे क्या प्रॉब्लम रहेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तकलीफ देती है तो गरीबी, है ना, वही दर्द देती है। तो इसको बनाएंगे बच्चों 2 तरीके से। पहला तो आल्दो, ठीक, इसको आल्दो लिखेंगे सी इज रिच,
फिर कॉमा करके यहां पर पूरा जैसे येट, यहां पे ऐसे येट से भी बनाते हैं कि आल्दो सी इज रिच येट, ठीक, येट यहां पर लिखेंगे येट सी इज नॉट हैप्पी। अब एक चीज ध्यान देना, अब ये चीज जो होता है इसके बारे में थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बार इनके बारे में मेंशन कर चुके हैं। तो आप डायरेक्टली सिंपल तरीके से बनाएंगे कि आल्दो सी इज रिच येट इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो फिर भी क्या है, प्रश्न, मतलब वो अमीर तो है लेकिन खुशी नहीं है। अर्थ ये होगा कि वो अमीर तो है लेकिन खुशी नहीं है। तो यहां पर इज लगाने की कोई जरूरत, मतलब ये सी लगाने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि आल्दो सी इज रिच, फिर कॉमा करके, कॉमा जब करेंगे तो येट नहीं लिखेंगे, कॉमा करने के बाद पूरा ऐसे ये वाला छाप देना है। तो ये चीज ध्यान देना। तो यहां पर आप लगा भी देते हैं तो गलत नहीं माना जाता, लेकिन सही जो तरीका है वो ये है कि आपने एक बार सी इसके लिए लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज ये यूं समझिएगा, ये डम्मी हो जाता है, यहां पर एकदम शांत रह जाता है, ठीक। अब तीसरा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें भी क्या है बच्चों, कह रहा कि कोई एक क्या करना है भाई, ये कोष्टक में जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। पहला है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर भाई कंपैरेटिव में होता क्या है, आर या ई आर लगाते हैं, ठीक। तो हॉनेस्टी, ठीक, हॉनेस्टी इज बेटर, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट चलता है, तो कंपैरेटिव में तो बेटर ही होगा। तो हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ठीक, सिंपल सा तरीके से कि हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो अन्य नीति की अपेक्षा क्या है, अच्छी है। बेटर है मतलब बढ़िया है, ईमानदारी अन्य नीतियों की अपेक्षा क्या है, मतलब बढ़िया है, ठीक। तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा है, कह रहा है कि ओपन द विंडो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसको बच्चों हम कई तरीके से करना सिखा चुके हैं, ठीक। एक तो ओपन द विंडो, कि दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, दरवाजा बंद करो या खिड़की बंद करो या फैन चालू करो या फैन बंद करो, तो यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसको भाई दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऐसे बनाएंगे बच्चों कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। अब दूसरा तरीका ये है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है बच्चों कि द विंडो शुड बी ओपेंड, ठीक, द विंडो शुड बी ओपेंड। दूसरा ऐसे बना सकते हैं कि द विंडो शुड बी ओपेंड। बाकी ये वाला तो आसान होता है कि यू आर ऑर्डर टू, ये आगे लगेगा, बाकी ये पूरा का पूरा वही छाप देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भाई सेंटेक्स को होता है, जो करेक्शन करना होता है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, की भाई जो सेंटेंस है उसमें से किसी एक को करेक्ट करना है। जैसे पहला है कि कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, कि कह रहा है कि कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक थे। तो महान कवियों में से एक थे, तो थे क्या अब नहीं है, है, वो नहीं है, लेकिन कवियों में तो महान है ना। तो इसलिए बच्चों गलती कहां है, ये है। अब जिसको नहीं पता ना वो कहेगा इसमें तो गलती ही नहीं है, एकदम साफ सुथरा लिखा है, लेकिन गलती होती है, ठीक। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कालिदास। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, ठीक, संस्कृत। तो ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा कह रहा है कि ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब देखिएगा मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो भाई मोस्ट लगाने की क्या जरूरत, जब परफेक्ट है अपने आप में, तो इसका शुद्ध हो जाएगा ही इज, क्या हो जाएगा, ही इज ए
परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक, जेंटलमैन, ठीक, कि वो एक क्या है, परफेक्ट जेंटलमैन है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ा बहुत गलती रहेगी, वो करेक्शन करना होता है। अब जो होमोफोन से आएगा क्वेश्चन, होमोफोन्स वाला होता है, जैसे दो देगा कि एक यहाँ पे डज, एक डोज, तो डज डज अगर देखेंगे डोज डोज ये दोनों लिखा है, ठीक, डोज ये भी पढ़ा जाता है, डोज ये भी, तो इस वाले डोज का मतलब क्या होता है और इस वाले डोज का मतलब क्या है, तो इस वाले डोज का मतलब खुराक, क्या होता है, खुराक, और इस वाले डोज का मतलब होता है झपकी लेना, ठीक, ठीक है ना, क्या लेना, झपकी, झपकी लेना। तो मतलब इसी से आपको कोई सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो जैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे लिखेंगे कि द डॉक्टर गेव मी ए डोज ऑफ मेडिसिन, ठीक, मतलब अपने से कोई बना सकते हैं कि डॉक्टर ने मुझे क्या है, दवा की एक खुराक दी, ठीक। और दूसरा लिख सकते हैं कि सी वाज, मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ही वाज डजिंग, ठीक, ड्यूरिंग स्टडी, वो मतलब पढ़ने के दौरान, ठीक, या स्टडी करने के दौरान झपकियां ले रहा था। तो कोई सेंटेंस अपने तरीके से बनाकर एक लिखना होगा। दो हैं, आपको मान लेते हैं ये वाला कर लिया तो दूसरा करने की जरूरत ना है, ठीक, कोई एक इसमें भी करना होगा, 2 नंबर, जैसे ये लोन और लोन, इस वाले लोन का मतलब होता है अकेला, ठीक है ना, अकेला। गाना सुना होगा कि मैं कितना तन्हा तन्हा तेरे बिन, ठीक है ना, तो ओ बावरिया वाले में, ठीक, लोनली नोलनी कहता है ना कि मैं लोनली लोनली तेरे बिन, तो लोन का मतलब अकेला होता है, इस वाले लोन का मतलब कर्जा होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही इज अ लोन पर्सन, वो एक अकेला आदमी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बैंक गिव्स अस लोन, की बैंक हमें लोन देता है, तो एक सेंटेंस प्रॉपरली बना सकते हो। अब उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट होता है सेक्शन सी के अंतर्गत, वो आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक, ट्रांसलेशन होता है। अब ट्रांसलेशन में हमने बताया भाई कोई इसमें मतलब वो नहीं होता है कि कहां से पूछ लिया जाए, तो ट्रांसलेशन अगर आपको टेंस पता है, खास तौर पर ये ज्यादातर ट्रांसलेशन किस टेंस में होता है बच्चों, पास्ट में, सबसे ज्यादा पास्ट। तो पास्ट टेंस के बारे में अच्छे से बखूबी नॉलेज होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन बी और सेक्शन सी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।